Hi guys, my name is Chansegar Barula and my number is 9899123008, and these are sessions for information system audit, and which is a post qualification course of chartered accountant. In case of any professional help, you can contact me in this particular number, or if you are in and around Delhi, then also you can contact me. And if you need any, if you want to give any feedback, your phone is most welcome. सो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली एक पॉलिसी हमने पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पॉलिसी टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है। और फिर हमने ये पढ़ा था कि सिक्योरिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी प्रोग्राम में कुछ अंतर होता है। सिक्योरिटी पॉलिसी एसेंशियल फाउंडेशन है जो सिक्योरिटी प्रोग्राम क्रिएट करती है। सिक्योरिटी पॉलिसी हायर लेवल मैनेजमेंट बनाता है, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, और इसे लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली इसलिए बनती है कि वो एक मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन को सेट आउट करती है। और सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली ये स्पेसिफाई नहीं करेगी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्या स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। ये चीज़ लोअर लाइन ऑफ मैनेजर्स में छोड़ देगी वो। तो बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी अगर देखा जाए तो क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी डिसीजंस को डॉक्यूमेंटेशन करना, जो हायर लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं, उनको अगर आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो उससे जो बनता है वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी सिक्योरिटी डिसीजंस का। और इन डिसीजंस को बनाने के लिए जो आपका मैनेजर्स है उसको कई चीज़ों की कंपीटिंग चॉइसेस करनी पड़ती है। उसे ये देखना पड़ता है कि भाई रिसोर्स एलोकेशन उसे देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या है, कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब दो डिपार्टमेंट हो सकता है, उनमें कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव हो। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट, ज़्यादा कंट्रोल्स चाहता हो या कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहता हो। तो कंपीटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। मालूम पड़ा, अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है, उसमें कोई एक्सटर्नल ऑडिट है, पर्टिकुलर CMM लेवल 5 कंपनी बनना चाहती है, CMM लेवल 4 कंपनी बनना चाहती है। CMM लेवल्स जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। वो एक बेसिकली इस लेवल पर हम ये समझ लें कि वो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। और अगर हम ज़्यादा हायर लेवल CMM में हायर लेवल जाना चाहते हैं तो हमारा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स उतनी टफ होनी चाहिए। और बाकी और मेन चीज़ CMM का दूसरी तरफ ज़्यादा एम्फेसिस होता है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी होनी चाहिए अच्छे। तो CMM लेवल 5 कंपनी है, तो अगर वो बनना चाहते हैं, और अगर मान लिया सपोज ऑर्गेनाइजेशन की वो स्ट्रेटजी है, और अगर मान लिया सपोज हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कम कॉस्ट क्रिएट करना चाहता है, तो वो एक कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और कॉम्पिटिंग ऑब्जेक्टिव में डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हमें कहाँ जाना है, क्या हमें डिसीजन लेना है। तो सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी डिसीजंस या कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी, इन सब फैक्टर्स को लेने के बाद डिसाइड की जाती है और एक डॉक्यूमेंट बनता है। बेसिकली पहले क्या होता था, पेपर डॉक्यूमेंट होता था, ब्यूटीफुल स्पाइरल बाइंडिंग बनती थी। आजकल कंपनी के इंटरनेट में आप उसे देखेंगे। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि मैनेजर, सारे लेवल के मैनेजर एक चॉइस करेंगे कि और वो चॉइस के रिजल्ट्स में पॉलिसी आ जाएगी। कई बार क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, मैनेजमेंट हायर लेवल मैनेजमेंट बैठ जाता है और फिर पॉलिसी बता देता है। और कई बार लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है, फीडबैक से स्टार्ट होता है। और जो इंपॉर्टेंट मैनेजर्स होते हैं, सेकंड लाइन मैनेजर्स होते हैं, वो अपना फीडबैक देते हैं, और फिर मैनेजर्स जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो चॉइस करते हैं, और उसके बाद पॉलिसी आती है। और पॉलिसी का स्कोप जो है, स्कोप डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट मैनेजर की अथॉरिटी के अनुसार। अगर मैनेजर की अथॉरिटी डिफरेंट है तो पॉलिसी का स्कोप अलग है। मालूम पड़ा IT डिपार्टमेंट है, उस पर स्कोप ज़्यादा होगा। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस पर स्कोप कम होगा। एडमिन होगा तो उसका उस स्कोप इस सिक्योरिटी पॉलिसी का कम होगा। अगर कोई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा तो उसमें और ज़्यादा होगा। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि भाई इस चैप्टर में हम टर्म ऑफ पॉलिसी को एक ब्रॉड टर्म्स में यूज़ करेंगे, जिसमें कि सारे स्कोप कुछ भी हो,
जो टॉप मैनेजरियल का डिसीजन होगा उसको पॉलिसी के रूप में इनकम्पास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली होता भी ये है कि अगर मान लीजिए वो टॉप लेवल मैनेजर्स बैठते हैं और वो एक ब्रॉड आउटलाइन डिटरमाइन करते हैं जिससे कि मैनेजमेंट का इंटेंट सेट आउट होता है, और उसमें इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिसाइड करते हैं और पॉलिसी सेट होती है। तो ब्रॉड टर्म्स में ये पॉलिसी सेट होती है। तो मैनेजरियल डिसीजंस जो है अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजरियल डिसीजंस होंगे, सिक्योरिटी क्योंकि उनके सिक्योरिटी इश्यूज अलग होंगे। और सिक्योरिटी इश्यूज क्यों अलग होंगे? सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसके सिक्योरिटी इश्यूज अलग होंगे। अगर ब्रिक और मोटर इंडस्ट्री सब कोल माइनिंग इंडस्ट्री है उसके सिक्योरिटीज इशू अलग होंगे। उसके अलावा ब्रिक एंड माइनिंग कंपनी होगी तो उसमें आईटी का यूज़ एक सॉफ्टवेयर कंपनी से ज़्यादा होगा। फिर उसमें क्या होता है, सीएमएम लेवल 1 2 3 4 5 कंपनी है तो 5 कंपनी का सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो ये सिक्योरिटी इश्यूज़ वेरी करते हैं और उसी के अनुसार आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी डिफ़र करती है। और दूसरी बात ये लेवल वाइज भी डिफ़र करती है। एक ही कंपनी में अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 बेसिक टाइप्स पॉलिसी हो सकती है। प्रोग्राम पॉलिसी हो सकती है, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी हो सकती है और सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी हो सकती है। तो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी जैसा नाम है पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होगी। एक इसमें क्या फोकस होगा, एक मैनेजर डिसीजन लेगा पर्टिकुलर सिस्टम कैसे उसे में सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे अप्लाई की जाए। जैसे पर्टिकुलर सर्वर है, एक पर्टिकुलर सर्वर है उस पर कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी, सर्वर रूम है, क्लस्टर ऑफ सर्वर्स है एक पर्टिकुलर एरिया में, और बैकअप सर्वर्स हैं, बीसीपी सर्वर्स हैं, बिजनेस कंटिजेंसी प्लानिंग सर्वर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनी में क्या होता है कि डिज़ास्टर रिकवरी प्लान बनाया जाता है और उसके लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनी है, जेनपैक्ट जैसी कंपनी है, तो वो क्या करती है, एक ऑफिस में तो आप देखोगे कि सारे बंदे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, और वो देखोगे एक और दूसरे ऑफिस में जाओगे वहाँ पुराने से कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वर्केबल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन वहाँ कोई बैठता नहीं है, जनरली कोई ज़्यादा आदमी नहीं दिखेंगे आपको। वहाँ पर आएंगे, कुछ देर बैठेंगे और फिर वो चले जाएंगे। तो वो उनकी डिज़ास्टर रिकवरी साइट है, यानी कि अगर एक रीजन में डिज़ास्टर हो जाए तो उस रीजन में बंदा बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये वहाँ पर अगर कोई सर्वर लग रहा है, बैकअप सर्वर्स वगैरह लग रहे हैं, तो उनका अलग पॉलिसी होगी। जो लाइव सर्वर्स हैं उनकी अलग पॉलिसी होगी। तो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी होती है। फिर दूसरा इशू स्पेसिफिक पॉलिसी होती है। इशू स्पेसिफिक पॉलिसी थोड़ा ब्रॉड होती है, वो इशू बेस्ड होती है कि क्या स्पेसिफिक क्या कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर बेस्ड होती है। और सबसे ऊपर होती है प्रोग्राम पॉलिसी। प्रोग्राम पॉलिसी क्रिएट करती है इंटेंट, टॉप मैनेजमेंट उसमें होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्रिएट करता है। और बेसिकली वही जो आप कह सकते हैं बेसिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट वही होता है। प्रोग्राम पॉलिसी जो है बेसिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली ऐसा है कि फैमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरियस टाइप ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, और ये हेल्प करता है कि मैनेजर्स को कंप्यूटर सिक्योरिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने में या उनके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने में। क्योंकि अगर कोई पॉलिसी है, मान लीजिए सपोज एक कंपनी की पॉलिसी है और वो 3 भाग में डिवाइडेड नहीं है, फिर भी अगर आपको बेसिक ब्रॉडली चीज़ें पता हैं तो आप उसमें ये डिटरमाइन कर लेंगे कि हाँ ये प्रोग्राम पॉलिसी है, ये इशू स्पेसिफिक है, ये सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है, और फिर उसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। तो इफेक्टिव पॉलिसी क्या होती है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑब्वियसली बेटर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होंगे, बेटर प्रोटेक्शन होगा सिस्टम और इन्फॉर्मेशन को, टेंशन्स कम होंगे, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है इफेक्टिव पॉलिसी ही इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिव पॉलिसी क्या करेगी, एक बार आपने इफेक्टिव पॉलिसी बना दी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, स्टार्ट कर दी, तो डेवलपमेंट फिर वो बेटर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और बेटर सिस्टम इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस फंक्शंस में ज़्यादा होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कौन सा डिपार्टमेंट क्या फंक्शन कर रहा है, या सारे जैसे सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी है तो उसके फंक्शंस में ज़्यादा होना चाहिए। इशू स्पेसिफिक पॉलिसी है तो किस तरह से फंक्शन करेगी इस पर ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोग्राम पॉलिसी है तो वो कैसे फंक्शन करेगा उस पर ज़्यादा होना पड़ेगा, तो उस पर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
कैटेगराइज करने से ज़्यादा फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइज तो एक खाली इंसाइट देगा आपको, लेकिन फंक्शन ये होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताएगा कि पॉलिसी कैसे फंक्शन करेगी और इन टेंडम विद रिसोर्सेज ये किस तरह से काम करेगी। फॉर एग्जांपल आपका सर्वर रूम है, सर्वर रूम में कोई बंदा नहीं जाना चाहिए, आईटी के अलावा कोई बंदा नहीं जाना चाहिए, जिनके पास एक्सेस राइट्स हैं वही जाने चाहिए। और एक्सेस राइट्स कैसे होंगे, वहाँ पर एक बायोमेट्रिक डिवाइस हो सकता है, अगर बहुत कोई बहुत इम्पोर्टेंट जैसे कंपनी है, या फॉर एग्जांपल ऐसा है कि जो ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर क्या है कि जो आपके हाथ के अलावा फिंगरप्रिंटिंग के अलावा आई स्कैन्स भी होते हैं, तो वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें अलार्म सिस्टम्स भी होते हैं। तो वो सारे चीज़ें जो है वो यही डिसाइड करेगी, पॉलिसी डिसाइड करेगी। तो प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस ये डिस्क्राइब करते हैं कि पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी। और प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस जो हैं वो पॉलिसी नहीं है बेसिकली। कई ऑर्गेनाइजेशन में उसे पॉलिसी की तरह देखा जाता है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पॉलिसी हायर मैनेजमेंट करता है। पॉलिसी बनने के बाद प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस होते हैं, और वो लोअर मैनेजमेंट करता है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, उसने एक पॉलिसी बनाई अपनी कंपनी में, और फिर उस पॉलिसी के अनुसार इंडिया में एक प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस बन गए। तो वो कंपनी इतनी बड़ी है कि एक छोटी सी कंपनी में उसके प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस को पॉलिसी के रूप में देखा जा सकता है। तो पॉलिसी स्टैटिक नहीं है, पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होती है, और क्योंकि उसके अनुसार टेलर्ड होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। और कोई आपका कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, उसकी पॉलिसीज़ अलग होंगी। सॉफ्टवेयर की होगी तो उसकी पॉलिसी अलग होगी, सॉफ्टवेयर की होगी तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। अगर कोई पेटेंट, कॉपीराइट की, कोई इंजीनियरिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट कंपनी होगी तो वो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होगी। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी होगी तो उसमें अलग टाइप की सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बना रही है। कोई इंटेल जैसी कंपनी होगी जो चिप बना रही है, तो उसमें अलग टाइप की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टेलर मेड पॉलिसी होगी। पॉलिसी स्टैटिक नहीं होगी, पॉलिसी डायनामिक होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पॉलिसी की होगी। और स्टॉप मैनेजमेंट उस सिचुएशन के अनुसार पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है, कंप्यूटर्स बदलते रहते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। जैसे आज की डेट में आप सारा डेटा अपने कंपनी के अंदर सर्वर्स में रखते हो। अब क्लाउड कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि प्रोफेशनल कंपनीज आ रही हैं जो आपका डेटा को मैनेज करेगी। आप अपने वहाँ डेटा रखने के बजाय उसके वहाँ डेटा रखो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कंपनी के वहाँ रखने में सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि गूगल जैसी कंपनी जब आपका डेटा प्रोटेक्ट करेगी तो हर चीज़ से आपका डेटा प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपका एक डेटा एम्पेयर हो गया तो उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सवाल है, और वहाँ पर इंजीनियर्स बैठे होंगे जो आपके डेटा को क्लाउड में रखेंगे। तो सिचुएशन के अनुसार पॉलिसी चेंज हो सकती है। आपने कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन लिया है कि भाई कुछ डेटा जो है वो हम उधर क्लाउड में रख सकते हैं, तो जो पॉलिसी है वो सिचुएशन के अनुसार चेंज हो सकती है। तो अब पॉलिसी बन गई है, ये मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है। एक बार टॉप मैनेजमेंट बैठ गया है, उसने ब्रॉडर गाइडलाइंस बना दी हैं। तो अब कौन से टूल्स होंगे जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे? जो टूल्स इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे वो होंगे स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स। तो एक बार फिर देखते हैं कि पॉलिसी जो है ये, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है और काफ़ी नीरेस्ट चैप्टर है, काफ़ी बोरिंग चैप्टर है, तो इसलिए काफ़ी रिपीटेशन हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार आदमी इस चैप्टर को समझ लेता है फिर उसके बाद भूल जाता है। तो
तो एम्फेसिस होना बहुत ज़रूरी है। ये एम्फेसिस होना कि पॉलिसी हायर लेवल बनाएगा, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाएगा, पॉलिसी जो होगी ब्रॉड फ्रेमवर्क होगी, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स जो होंगे निटी-ग्रिटी में जाएंगे। और स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स पॉलिसी नहीं होते हैं। ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप कई कंपनी में ये देखोगे कि वो पॉलिसी बना रहे हैं और साथ में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स भी बना रहे हैं। तो बेसिकली वो आइडियल पॉलिसी नहीं है। आपको पॉलिसी को स्प्लिट करना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में करना पड़ेगा, जो करके उसके बाद नीचे वाले मैनेजर्स को बैठाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि आप फ्रेम करो, स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स फ्रेम करो। और फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी को काउंटर तो नहीं करते हैं। और कई बार काउंटर कर रहे होंगे तो पॉलिसी को थोड़ा सा अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशंस उससे पता चलेगी। और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स टूल्स होते हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और प्रोसीजर में भी क्या होता है, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी बताते हैं कि सिस्टम कैसे सिक्योर किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस अगर होंगे तो स्टैंडर्ड और गाइडलाइन बोलेंगे कि इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज़ करना है। प्रोसीजर और भी ज़्यादा डिटेल स्टेप्स होते हैं। प्रोसीजर्स के लिए पूरी एक मैनुअल, हैंडबुक और एक रेगुलेशंस के लिए या रेगुलेशंस या हैंडबुक या मैनुअल्स होते हैं। और प्रोसीजर्स जो हैं हैंडबुक और ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें प्रोसीजर्स बनाने तो प्रोसीजर्स के लिए कोई हैंडबुक होगी या रेगुलेशंस होंगे या मैनुअल होंगे। ये प्रोसीजर्स मैनुअल या हैंडबुक इंटरनेट साइट में हो सकते हैं। तो यानी कि सबसे ऊपर होती है पॉलिसी, पॉलिसी के बाद होते हैं कुछ टूल्स जिससे हम ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, गाइडलाइन या प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर की चीज़ होती है प्रोसीजर से। स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस टेक्नोलॉजी और मेथड्स बताते हैं सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। प्रोसीजर इन सारी चीज़ को फाइन ट्यून करती है। प्रोसीजर्स डिटेल्ड स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से कैसे पर्टिकुलर सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क को हम इंश्योर करेंगे। यानी कि अगर मान लिया सपोज पॉलिसी में एक डिसीजन हो गया कि भाई एक सर्वर होगा, वो एक सेपरेट रूम में होगा और उसे सिक्योर करना है, तो भाई उसको सिक्योर करने के लिए वहाँ पर अगर एक्सेस कार्ड सिस्टम्स लगा, एक्सेस कंट्रोल्स लग रहे हैं, तो वो एक्सेस कंट्रोल्स किस कंपनी के होंगे, उस एक्सेस कंट्रोल्स में क्या मॉडलिटीज़ होंगी, क्योंकि कंपनी के एक्सेस कंट्रोल्स तो लग गए तो उसमें कई चीज़ें होती हैं कि सिंगल पासवर्ड हो सकता है, डबल पासवर्ड हो सकता है, या फिंगरप्रिंटिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि फिंगरप्रिंटिंग प्लस स्कैनिंग की आई स्कैनिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है। तो ये हो सकता है कि दिन में अगर कोई जाएगा तो फिंगरप्रिंट से जाएगा, रात को जाएगा तो तीन चीज़ें, फिंगरप्रिंट भी देना पड़ेगा, पासवर्ड भी देना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा। तो ये निटी-ग्रिटीज़ हैं, ये निटी-ग्रिटीज़ प्रोसीजर डिटरमाइन करता है। तो ये पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है। स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें ये इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ISO के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं। ये नेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ISO के स्टैंडर्ड्स नहीं है, उससे वेरी हो सकते हैं। ISO के स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स, कंपनी के स्टेट स्टैंडर्ड्स वो अलग हो सकते हैं। कोई मान लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड इशू होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स पैदा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी डिटरमाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट जो पॉलिसी डिटरमाइन कर देता है उसी के अनुसार स्टैंडर्ड्स बनते हैं। स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन और प्रोसीजर टूल्स होते हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड पर चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सबसे पहले हम ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं कंपनी में, यानी कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं या पैरामीटर्स या प्रोसीजर्स के बारे में बताते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट करेगा, जिससे कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। और स्टैंडर्डाइजेशन जो में हेल्प करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि एक बैच लगाकर आपको अंदर आना है,
जब भी आना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस कार्ड होगा, बैज होगा। आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैज होता है और वो एक्सेस कार्ड का भी काम करता है। अगर आप कंपनी में जाते हो, अंदर जाना है, उस एक्सेस कार्ड को लगाया और आप उसी से अंदर आ सकते हो। तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड होते हैं। तो अब चलते हैं गाइडलाइंस पर। तो गाइडलाइन समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक का रोल डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी के पास एक्सेस कार्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक आईटी वाले के पास एक एक्स्ट्रा बैज होना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो सर्वर रूम में जाता है, किसी के पास सर्वर रूम में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सेल्स वालों को बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए जब भी वो चाहें। फाइनेंस वाले को बाहर जाने की इजाज़त कम होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा कंट्रोल्स होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि गाइडलाइंस जो होती हैं ये रिकॉग्नाइज करता है स्टैंडर्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से नहीं चल सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस में डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जिसे स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है और ओवर ऑर्गेनाइजेशन, या कम से कम एक क्लास में स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। गाइडलाइंस डिफर करते हैं, यानी गाइडलाइंस जो होते हैं वो क्लास टू क्लास डिफ़र कर सकते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट को आप कह सकते हो कि वो आए ना आए उसकी सैलरी जाए। एक पर्टिकुलर लोअर मैनेजमेंट को आप कह सकते हो कि भाई ये इनका आना बहुत ज़रूरी है। वो सेल्स वाले को कह सकते हो कभी भी इसका बाहर जाना ये जा सकता है। फाइनेंस वाले को या दूसरे डिपार्टमेंट को कह सकते हो इन्हें स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी जाएगा। आईटी वाले को कह सकते हो ये सर्वर रूम के अंदर जा सकता है। एडमिन वाले को कह सकते हो नॉर्मल गोडाउंस के अंदर जा सकता है, जो कंपनी का बाकी चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ एडमिन जा सकता है, बाकी और कोई नहीं जा सकता है। तो ये गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या होता है कि जिस चीज़ को स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता है उसके लिए गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, और गाइडलाइंस यूज़र को असिस्ट करता है कि भाई वो कैसे स्पेसिफिक सिस्टम को में कैसे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की जाए। तो स्पेसिफिक सिस्टम में सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स वो बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बीपीओ कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे जेनपैक्ट है, आपकी एसेंचर है और बहुत सारी कंपनी हैं। तो इसमें कई जगह क्या होता है कि बहुत सी प्रोसेसेस बहुत ही सिक्योरिटी कॉन्शियस प्रोसेसेस होती हैं बैंकिंग से रिलेटेड। तो वहाँ मल्टीपल पासवर्ड होते हैं, एक आदमी के पास 12-12 पासवर्ड्स होते हैं। हर एक चीज़ के लिए एक पासवर्ड होता है और वो अलग पासवर्ड होगा और वो हर कुछ दिनों बाद चेंज हो जाएगा। और कई लोगों के पास 3 सिस्टम का एक्सेस होता है तो उनके पास 3 पासवर्ड होते हैं। कई के पास 2 सिस्टम का एक्सेस होता है, वो कई के पास 2 पासवर्ड होते हैं। तो गाइडलाइंस वहाँ पर चलती है। स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है कि आप अपनी कंपनी में जाएंगे तो इतने बजे से इतने बजे तक कैफेटेरिया ओपन होगा। वैसे ये सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ये एक इथिकल स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या अक्रॉस अ क्लास, वहाँ स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। गाइडलाइंस जहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं चलते हैं वहाँ पर गाइडलाइंस चलती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस कहते हैं, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस चलती हैं। तो गाइडलाइंस जो होती हैं वो सिस्टम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप करती है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाइड और सिस्टम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स क्रिएट की कर रही है गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस इस तरह से हेल्प करती है कि जो कई चीज़ें जो ओवरलुक नहीं की जा सकती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं और करेक्टली इम्प्लीमेंट होती हैं। इसके बाद आते हैं प्रोसीजर्स जैसे हमने बोला कि ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। तो बेसिकली प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स हमें असिस्ट करते हैं एप्लीकेबल सिक्योरिटी पॉलिसी को एडहेयर करने के लिए, और उसके बाद स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करने के लिए, और उसके बाद गाइडलाइंस को एडहेयर करने के लिए। यानी हायरार्कीज़ में प्रोसीजर्स सबसे नीचे होते हैं। वैसे प्रोसीजर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, और इसलिए पॉलिसी गाइडलाइंस पॉलिसी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो छोटा होगा। स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो सकता है, उससे नॉर्मली होता है। लेकिन प्रोसीजर्स की तो मैनुअल्स हैंडबुक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है। तो बेसिकली ये डिटेल्ड स्टेप है कि कैसे
कि जिनको यूज़र फॉलो करेगा, जिनको सिस्टम ऑपरेटिंग पर्सनल यूज फॉलो करेंगे, या एक पर्टिकुलर टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए जो यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया अकाउंट प्रिपेयर करना है आईटी को, या कोई प्रिविलेजेस देने, मालूम पड़ा अकाउंट्स हेड को अलग प्रिविलेजेस हैं, एग्जीक्यूटिव के अलग प्रिविलेजेस हैं, कंट्री हेड के अलग प्रिविलेजेस हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के अलग प्रिविलेजेस हैं, सीएफओ के अलग प्रिविलेजेस हैं। तो ये क्या प्रिविलेजेस हैं, ये निटिग्रिटी जो होती है वो आपके प्रोसीजर्स में होती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ओवरऑल कंप्यूटर सिक्योरिटी मैनुअल्स, रेगुलेशंस, हैंडबुक्स या कुछ भी नाम दीजिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं इनके लिए। और चूंकि क्या होता है कि ये क्लोजली लिंक्ड रहते हैं पॉलिसी से, स्टैंडर्ड से, गाइडलाइन से, क्योंकि इनको सारी चीज़ फॉलो करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है इन हैंडबुक में बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आपको लगेगा ये भाई पॉलिसी भी आ रही है, स्टैंडर्ड्स भी आ रहा है, गाइडलाइंस भी आ रही है, ऑब्वियसली सब कुछ आएगा उसमें। और इसलिए आएगा क्योंकि प्रोसीजर्स जो है उनको सब चीज़ों को फॉलो करना है और उन्हीं को प्रोसीजर्स को ही एडहेर करवाना है, क्योंकि डिटेल्ड प्रोसीजर्स होंगे और सारी चीज़ों को ये एडहेर करवाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको अच्छा मैनुअल और अच्छा रेगुलेशन बनाना है तो उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा पॉलिसी और उसके इम्प्लीमेंटेशन में। अगर आप डिस्टिंग्विश करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा ये पॉलिसी है और ये इम्प्लीमेंटेशन है। ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी एम्प्लॉई है, सबसे पहले आप उसको अपनी सिक्योरिटी का गोल समझा दो तो बाकी चीज़ें उसको खुद समझ में आ जाती हैं। फिर कई चीज़ों से लगता है कि गोल ये है तो ये सारी चीज़ें, ये ऐसे रेगुलेशंस क्यों हैं, तो फिर उसके बाद आपको ये समझाना पड़ता है प्रैक्टिकल कंडीशंस ये हैं। गोल तो ये है लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस ये हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है और एम्प्लॉई को भी समझ में आता है, वो एम्प्लॉई जल्दी ही ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ढल जाता है। और अगर मान लिया सपोज सबसे बेस्ट चीज़ तो क्या है, प्रोसीजर्स में इम्प्लीमेंट अल्टरनेटिव अप्रोचेस दो। अगर आपने अल्टरनेटिव अप्रोचेस दिए किसी पॉलिसी गोल्स को मीट आउट करने के लिए, तो यानी कि आपकी पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, प्रैग्मेटिक है। अगर आपने अल्टरनेटिव अप्रोचेस नहीं दिए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। पॉलिसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है। पॉलिसी में क्या होता है, हायर मैनेजमेंट बैठा होता है और वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है और इसी पॉलिसी से एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि पॉलिसी बेसिकली होती है 3 टाइप की, प्रोग्राम पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी। और ये 3 टाइप की पॉलिसी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियल में इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपको फंक्शन देखना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ही डिटरमाइन करेगा। अगर आपको रियल पॉलिसी बनानी है और इफेक्टिव, रियल पॉलिसी नहीं इफेक्टिव पॉलिसी बनानी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। और एक बार आप पॉलिसी बना लेते हैं तो उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ टूल्स चाहिए और वो टूल्स हैं स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड जैसे नाम है वो स्टैंडर्ड है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंपनी, वो एक स्टैंडर्ड है और आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। गाइडलाइंस जो होती हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं चल पाता है, वेरिंग कंडीशन होती हैं और वो होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ गाइडलाइन चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वाला, मैंने बोला सेल्स वाला ऑफिस ज़्यादा छोड़ के जाएगा, जितना ज़्यादा छोड़ के जा रहा है उतना बेटर सेल्स वाला है। कई बार वो बेईमानी भी कर सकता है, वो बिज़नेस लेकर नहीं आ रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो कितने छोड़ के जा रहा है और कितना बिज़नेस लेकर आ रहा है, वो बेटर सेल्स वाला है। फाइनेंस वाला जितना अपने सिस्टम में बैठा हुआ है और जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है उतना अच्छा फाइनेंस वाला है। तो ये गाइडलाइंस होती हैं और उसके बाद होता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स जो होते हैं इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। प्रोसीजर्स निटिग्रिटी होता है। प्रोसीजर्स अगर हैंडबुक, अगर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखें तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। पॉलिसी आपको ये समझाएगी ब्रॉडली हायर मैनेजमेंट क्या सोचता है। स्टैंडर्ड्स ये समझाएंगे, स्टैंडर्ड्स की जो बाउंड बुकलेट होगी या हैंडबुक अगर आपके इंटरनेट में है तो थोड़ा ब्रॉडली समझाएगा। गाइडलाइंस थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो होंगे, स्टैंडर्ड्स सबसे छोटा होना चाहिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंपनी सेम होते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वो थोड़ा डिटेल्ड होते हैं, वो पॉलिसी को समझा रहे हैं, वो पॉलिसी को एक्सट्रपोलेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़े होंगे। गाइडलाइंस और बड़ी होंगी क्योंकि गाइडलाइंस वेरी करेगी। स्टैंडर्ड जहाँ पर काम नहीं आएगा वहाँ गाइडलाइंस आ जाएगी।
और प्रोसीजर्स तो निटी-ग्रिटी में जाएंगे तो प्रोसीजर के लिए तो पूरी हैंडबुक होनी चाहिए आपके पास कंपनी में, इस सिचुएशन में क्या हो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी होने चाहिए। अगर मान लिया ये नहीं पॉसिबल है तो क्या होगा। और एक बात होती है कि कंपनी में, कई कंपनी में क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही बैठा होता है, वही पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन, प्रोसीजर चेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड, जो पॉलिसी है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करे और स्टैंडर्ड, गाइडलाइन और प्रोसीजर्स के लिए लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाया जाए। और फाइनली आपके स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन और प्रोसीजर हैं, सही हैं कि नहीं, पॉलिसी के अनुसार है कि नहीं, एक पॉलिसी ऑडिट करा सकते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स हैं, ये धरातल में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए ऑडिट करा सकते हैं। पॉलिसी और स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स आपस में मीट आउट करते हैं, आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं, इसके लिए आप ऑडिट करा सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब चीज़ अलग अलग होगी और सब चीज़ डिफरेंट होगी, उसमें आपको अलग अलग दिखाई देगी। लेकिन एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आपको उसमें डिफरेंसेस कम होते चले जाएंगे। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, 10 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन और प्रोसीजर्स के बीच में डिफरेंस ब्लर हो जाएगा। और अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है जो दुनिया में है, और मोटोरोला जैसी कंपनी है, या सैमसंग जैसी कंपनी है, अगर और कोई कंपनीज़ हैं जिनकी प्रेजेंस 100 कंट्रीज़ में, उनके वहाँ पॉलिसीज़ होंगी, स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, गाइडलाइंस अलग होंगे, प्रोसीजर्स अलग होंगे, और उसको ऑडिट करने के लिए जगह जगह ऑडिटर्स अलग होंगे। तो यानी कि सिचुएशन टू सिचुएशन पॉलिसी डिफर करती है, सिचुएशन टू सिचुएशन स्टैंडर्ड डिफर करते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन गाइडलाइंस डिफर करते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन प्रोसीजर्स डिफर करते हैं। सॉरी, कंपनी टू कंपनी, हाँ, प्रोसीजर्स, सिचुएशन टू सिचुएशन मतलब कंपनीज टू कंपनी, कंपनीज टू कंपनी पॉलिसी डिफर करेगी, कंपनी टू कंपनी स्टैंडर्ड्स डिफर करेगी, कंपनी टू कंपनी गाइडलाइंस डिफर करेंगी, कंपनी टू कंपनी प्रोसीजर्स डिफर करेंगी। और क्योंकि पॉलिसी डिफर कर जाएगी तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें डिफर करना ही करनी है, क्योंकि पॉलिसी को मीट आउट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ये कि नीरेस्ट चैप्टर है, इसमें कई बार आगे मॉड्यूल्स में भी कई चीज़ एम्फसाइज़ की जाएगी, री एम्फसाइज़ की जाएगी, और उसका मेन रीज़न यही होगा ताकि ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो, आगे जाकर कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में आगे जाकर चीज़ें बिल्ड आउट होंगी। थैंक्स।